नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल KKZ प्रोडक्शन सरफेस में आपका स्वागत है। गाइस, यदि आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हो, छत्तीसगढ़ के अंदर यदि आपने 2025-26 में फ्रेंड यहाँ पर बीएड का एग्ज़ाम यदि आप पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय से फ्रेंड आपने दिया है एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025-26 का, तो फ्रेंड आपको भी इंतज़ार होगा फ्रेंड सीट अलॉटमेंट लेटर का या फिर कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट का। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, क्योंकि आज मैं यही बताने वाला हूँ कि फ्रेंड जो इसका जो बीएड का पंडित सुंदरलाल शर्मा के अंदर कितना फ्रेंड यहाँ पर कटअप जा सकता है, या फिर हम लोग ये भी समझेंगे कि रैंक वाइज हम लोग देखेंगे कि जितने भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, सभी को कितना रैंक लाना पड़ेगा कि जो है यहाँ पर जो बीएड के अंदर इनका एडमिशन हो जाए 2025-26 के अंदर। क्योंकि फ्रेंड कंपटीशन काफ़ी हाई होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है यहाँ पर एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है। क्योंकि शिक्षक भर्ती आने वाला है, इसके रिगार्डिंग बहुत लोग बीएड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कितना आपको नंबर लाना पड़ेगा या फिर रैंक आपका कितना आएगा कि चांसेस हो कि आपको कॉलेज मिल जाए यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा के थ्रू। तो यदि फ्रेंड आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी रिगार्डिंग सभी कॉलेज अलॉटमेंट के रिगार्डिंग वीडियोज़ आएगी पूरे हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट कर। तो यहाँ पर फ्रेंड आप देख सकते हो, मैं ऑलरेडी यहाँ प्रीवियस ईयर का जो मेरिट जो आपको देख सकते हैं सीट अलॉटमेंट लिस्ट है, देख सकते हैं 2024 का बीएड फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड इसका ओवरऑल रैंक वगैरह आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन आईडी वगैरह देखने को मिल रही होगी जब आपने पंडित सुंदरलाल शर्मा का फॉर्म भरा था, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड देखिए रोल नंबर भी देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ स्टूडेंट का जो नाम है वो देखने को मिलेगा। साथ में जो कैटेगरी है, जेंडर है, फिर उसका कैटेगरी क्या है, फिर उसके अंदर जो स्पेशल कैटेगरी होता है जैसे कि पीएच हो गया, फ्रीडम फाइटर, ठीक है, एक्स सर्विसमैन, ठीक। और यहाँ पर जो अलॉटेड कैटेगरी होता है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर जो भी आपको अलॉटेड स्टडी सेंटर आपको मिला होगा, जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया गया होगा पंडित सुंदरलाल शर्मा के अंदर, जो बीएड के लिए यहाँ पर 10 अध्ययन केंद्र बनाए गए हैं, वही डीएलएड के लिए फ्रेंड 29 अध्ययन केंद्र है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपके 10 अध्ययन केंद्र है, इन्हीं में आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर A to Z चीज़ें को देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर की जो कैटेगरी वाइज जो आपका यहाँ पर आपको रैंक लाना पड़ेगा, इसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर A to Z चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले फ्रेंड आप इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर जो पंडित सुंदरलाल शर्मा के अंदर जो सीट है, हम उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। जो POSU के अंदर जो सीट है टोटल ओवरऑल छत्तीसगढ़ के अंदर, तो यहाँ पर जो है 500 सीट आपको बीएड के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है। और बीएड के 500 सीट के अंदर ही एसटी का भी सीट होगा, एससी का भी होगा, ओबीसी का भी और जनरल का भी होगा। तो आपको इसी के अंदर आपको रैंक लगाना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड 2025-26 के अंदर यदि हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंडल जो सीजी व्यापम के थ्रू यहाँ पर जो पेपर होता है, जो पेपर डीएलएड या फिर बीएड का भी जो पेपर होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बीएड की बात करेंगे, जो कि एससीईआरटी के काउंसलिंग के तहत यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट होगा सीजी व्यापम वाला, ठीक है। उसके रिगार्डिंग में वीडियोस बनाऊंगा यदि वहाँ से आप डीएड बीएड करने जा रहे हैं तो यहाँ पर फ्रेंड जो करीबन आप देख सकते हो कि इस साल जो एग्ज़ाम दिए हैं सीजी व्यापम का जो बीएड के लिए, तो यहाँ पर देखिए 1,26,000 समथिंग लोग यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर एग्ज़ाम दिए हुए हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, मैं सीजी व्यापम का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग पीएसयू की बात कर लें पंडित सुंदरलाल शर्मा वाला, तो फ्रेंड यहाँ पर जो है इस साल कम से कम नहीं तो आपका मान के चलिए कि 70,000 या 50,000 प्लस, तो इसमें भी जो है कि यहाँ पर एग्ज़ाम जरूर दिए हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, 50,000 प्लस तो जरूर एग्ज़ाम यहाँ पर दिए हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि क्रेज़ इसलिए है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो सभी कोई यहाँ पर डीएड बीएड करना चाहते हैं, क्योंकि जो शिक्षक भर्ती होती है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड देखिए जो पीएसयू के अंदर फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट हो जाती है, और साथ ही साथ बहुत ही कम फीस में आपको जो है कि बीएड आप कर सकते हो और डीएलएड भी आप बहुत ही कम फीस में कर सकते हो। इसीलिए सबका क्रेज़ इसी के अंदर है। तो जो शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं, जो डीएड बीएड नहीं कर किए हुए हैं फ्रेंड्स, तो वो लोग भी यहाँ पर फॉर्म भरे हुए हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड इतनी सीटें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 500 सीट है, 500 सीट के अंदर ही आपको पूरा कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक। अब बात करते हैं फ्रेंड हम लोग की जो SC ST का जो यहाँ पर जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कितना रैंक आपको लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं यदि नॉर्मल 500 सीट की बात करूँ, यहाँ पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो 500 सीट है, इसको हम लोग SC ST OBC में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो फ्रेंड मैं यदि यहाँ पर मैं एक सपोज मान के चल रहा हूँ कि यदि 75 सीट SC का है, ST का 75 सीट है, और यहीं पर फ्रेंड ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी का जो है यहाँ पर 150 सीट है। और यहाँ पर मैं जनरल की बात करूँ, ठीक है, यूआर की,
यूआर की बात करूँ जनरल की, तो यहाँ पर यदि हम जोड़ेंगे तो 200 सीट है, ठीक है। इससे भी कम भी होगा, लेकिन मैं यहाँ पे सपोज लेके बता रहा हूँ कंसेप्ट समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको रियल मत समझिएगा, लेकिन कंसेप्ट आप समझ जाएंगे एससी एसटी ओबीसी का, तो आपको पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो है सिलेक्शन निकाला जाता है। और ये जो छत्तीसगढ़ का रूल या फिर जो भी गवर्नमेंट का रूल होता है एससी एसटी ओबीसी को लागू करने का, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हो या फिर कॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन कराना होगा, तब भी आपको यही रूल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तभी आप देखेंगे बहुत सारे जनरल वाले अच्छे रैंक लाने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उनमें यही रूल्स चलता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले फ्रेंड बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जनरल कोटा के लिए सबसे पहले, ठीक है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड मैं आपको कुछ और डिटेल बता देता हूँ, उसके बाद आप समझिएगा। तो देखिए आपके पास एसटी है, एससी है, ओबीसी है, ये तीनों क्या होते हैं, रिजर्व कोटा के होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये रिजर्व कोटा के होते हैं, मीन्स कि आरक्षित वर्ग होते हैं लोग। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और जो यूआर होता है मतलब अनरिजर्व वर्ग, जिसको कि जनरल बोला जाता है, ठीक है, ये फ्रेंड अनारक्षित होते हैं, मतलब कि इनके सीट को कोई भी ले सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए एसटी के सीट को, एससी के सीट को ना ही एसटी वाला ले सकता है, ना ओबीसी वाला, ना जनरल वाला। जनरल वाला तो ले ही नहीं सकता है, ठीक है। और ना ही एसटी के सीट को एससी वाला ले सकता है, ना ही ओबीसी वाला, ना ही जनरल वाला, ठीक है। और ओबीसी के सीट को ना तो एससी एसटी वाला ले सकता है, ना जनरल वाला ले सकता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो एससी एसटी और ओबीसी हैं, ये तीनों एक दूसरे के सीट को भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एसटी है, जो एसटी है, ओबीसी है और एससी है, ये तीनों क्या कर सकते हैं, जनरल की सीट को ले सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि जो जनरल सीट होता है मतलब अनारक्षित वर्ग, अनरिजर्व वर्ग, इसको कोई भी ले सकता है, याद रखिए। बस आपको इसको लेने के लिए इसका जो रैंक रहेगा वो लगाना पड़ेगा, जनरल रैंक आपको लगाना पड़ेगा। यदि जनरल रैंक आपने लगा लिया, जनरल रैंक आपका आ गया, तो फ्रेंड आप क्या करेंगे, अपने कोटा का सीट नहीं लेंगे, आप किसका सीट लेंगे, यहाँ पर जनरल वाले का। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो अभी पूरी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो मैंने जो अभी यहाँ पर पैरामीटर तैयार किया है, जो भी रैंक डिस्ट्रीब्यूट किया है, देख सकते हैं 75, 75 और 150 और 200, तो टोटल मिला के 500 सीट होते हैं, जो कि मैं पीआरएसयू के अगेंस्ट आपको समझा रहा हूँ, डेमो वर्जन समझा रहा हूँ। सीट आगे पीछे होगा उसमें, ठीक है, क्योंकि मैं रैंडम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इसको समझ जाएंगे तो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से होता है, ठीक है। डेमो वर्जन है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड जनरल रैंक क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, जनरल के लिए जितना सीट डिस्ट्रीब्यूट होता है वही जनरल रैंक होता है। जैसे कि इस केस में यदि हम लोग बात करें तो हर एक का अलग अलग केस हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सीट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 500 सीट है, तो 500 सीट के हिसाब से मैंने यहाँ पर जनरल का जो सीट है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जनरल की सीट कितनी मैंने बताई है यहाँ पर, 200, ठीक है। तो जो जनरल है, यूआर मैंने लिख दिया है जनरल, इसकी कितनी है, 200 सीट है फ्रेंड, ठीक है। तो जनरल रैंक कितना होगा, 200 रैंक तक, याद रखिएगा इस चीज़ को। या फिर इससे भी कम होगा, मैं ये बोल रहा हूँ, इससे भी कम होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सीट के हिसाब से बताया हूँ, बस इससे भी कम होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि 500 सीट में जनरल रैंक और भी नीचे आएगा, तो मैं अभी बताऊँगा उस चीज़ को। तो फ्रेंड, यदि हम लोग बात कर लें कि जनरल रैंक 200 है या फिर इसका हाफ भी मान लीजिए, तो चलिए 100 रैंक ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिए फ्रेंड कि आपको जो है, यदि आप जब मेरिट लिस्ट आपका निकलता है, जैसे कि सीजी व्यापम जो अपना बीएड या फिर डीएलएड का जो एग्ज़ाम निकालती है, उसका जो मेरिट लिस्ट निकालती होगी, तो आप देखे होंगे कंबाइंड लिस्ट में पूरे के पूरे वहाँ पर पूरे के पूरे स्टूडेंट लोग का लिस्ट दिखता है, वहाँ पर उसका पूरा परसेंटेज वगैरह, अंक वगैरह पूरा दिखता है, ठीक है। लेकिन जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है, ये तो मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगी, डायरेक्ट कॉलेज अलॉटमेंट आपको दे देगी, ठीक है। लेकिन जब आप उसको देखेंगे, सीजी व्यापम के तहत जो लिस्ट आती है पूरी की पूरी डीएलएड और बीएलएड के लिए, जहाँ पर पूरी कंबाइंड लिस्ट आपको देखने को मिलेगी ऑल कैंडिडेट का, तो वहां पर आप देखेंगे जितने टॉपर्स होते हैं फ्रेंड, उसमें जितने भी जनरल रैंक वाले एरिया होते हैं उसमें देखिएगा एसटी वाला भी आया हुआ रहता है, ओबीसी का भी हुआ, तो ओबीसी वालों को तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर रैंक आपको देखने को मिलेगा। वो भी जनरल वाले भी रहेंगे, एसटी वाले भी रहेंगे, एसटी वाले भी रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड, जितने भी ऊपर के जितने एससी एसटी ओबीसी वाले हैं और जनरल वाले भी हैं, तो एससी एसटी ओबीसी वाले जितने लोग हैं वहाँ पर फ्रेंड उन्होंने जनरल कोटा लगा लिया है, ठीक है। तो जनरल कोटा लगा लिया है मतलब वो जनरल रैंक में आ चुके हैं। तो जनरल रैंक में आ चुके हैं तो वो अपने कोटा का सीट नहीं लेंगे, जो जैसे कि एसटी वाला अपने कोटे का 75 सीट नहीं लेगा, वही एसटी वाला अपने जनरल का 75 कोटा नहीं लेगा, ओबीसी वाला भी अपने जो 150 सीट है उसका कोटा नहीं लेगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने जनरल रैंक लगा लिया है। तो जनरल रैंक लगा लिया है तो किसका सीट लेगा, यहाँ पर जनरल वाले का। तो जनरल वाले का और कट जाएगा, मतलब जनरल वाले कैंडिडेट को और सीट कम हो जाएगा, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी तीनों ने तो जनरल रैंक पे अपना कट ऑफ डाल दिया है। तो वो किसका सीट लेंगे, यहाँ पर 200 सीट आपको देखने को मिल रहा है, उसको ले लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इस चीज़ को आप समझ सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको यही चीज़ें बता रहा हूँ कि यहाँ पर फ्रेंड यदि
जनरल रैंक यदि SC ST OBC वाले लगा लेते हैं तो वो सीट जो है जनरल रैंक का ले लेंगे, ना कि अपने ST SC OBC वाले कोटे का लेंगे। ठीक है, तो ये वाला सीट किनको मिलने वाला है, जो कोटा वाला है। तो फ्रेंड जो ये जो सीट होगा, जो SC ST OBC में जो लोग नीचे ज़्यादा रैंक लेके आए हुए हैं ना, मतलब कि ज़्यादा रैंक लेके आ गए हैं, उनको मिलेगा। ठीक है, तभी ना देखिएगा जनरल रैंक वाले लोग का कोई सीट रिजर्व नहीं होता है, बस ये वो डिपेंड करता है कि भाई जनरल रैंक में SC ST OBC वाले कितने लोग लगा लिए हैं। यदि वो लोग लगाए होंगे तो जनरल का सीट और कम हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझिए, मैं जो बता रहा हूँ इसी तरीके से चलता है चीज़ें। ठीक है, आपको यही चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ सीटें जो होंगी वो आपका जो स्पेशल कैटेगरी वाले होंगे, जैसे कि PH होगा, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप्ड होगा, फिर फ्रीडम फाइटर होगा, ठीक है, फिर आपका एक्स सर्विसमैन माइनॉरिटी वाला होगा। तो कुछ सीट इनका भी एक जो सीट रहता है तो इससे भी आपका माइनस होगा सीट। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने पूरी फंडा आपको बता दिया कि कितना रैंक आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जनरल रैंक यदि आप लगा लेते हो तो भैया आपको SC ST OBC वाले हो तो आपको जनरल का ही सीट मिल जाएगा, क्योंकि आपने जनरल रैंक लगा लिया है। SC ST OBC कोटा वाला जो जिनका कम रैंक आया हुआ है SC ST OBC में, ज़्यादा रैंक मतलब जिनका ज़्यादा लिस्ट से बाहर हो गया है, उनको मिल जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर यदि मैं पंडित सुंदरलाल शर्मा के केस में बोलूँ बीएड में, तो यहाँ पर जो UR वाला है, जो जनरल वाले हैं उनको फ्रेंड कम से कम नहीं तो 80 नंबर तक लाना पड़ेगा। 80 रैंक तक यदि उनका आएगा, 80 तक आएगा तभी चांस है कि उनको मिले। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, 80 के अंदर ही आना पड़ेगा उनको, उससे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि SC ST OBC वाले भी जनरल रैंक के अंदर आएंगे, क्योंकि OBC वाले काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ST वाले भी आ जाते हैं, तो फ्रेंड उनका जनरल का सीट कटने वाला है। इस चीज़ को याद रखिए। तो 80 नंबर जनरल का आएगा तभी चांस है कि आपको मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जनरल का मैं रैंक बता दे रहा हूँ कि आप 80 नंबर के भीतर आएंगे, बाहर तो जा ही नहीं सकते, आप अंदर ही आना पड़ेगा आपको। जितना ज़्यादा अंदर आएंगे उतना ज़्यादा चांस है कि मिल जाए आपको सीट। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सपोज के अंदर यदि हम बात करें OBC का फ्रेंड, तो OBC के अंदर भी फ्रेंड आपको कम से कम नहीं तो 200 के अंदर ही आना पड़ेगा। 200 से बाहर नहीं जा सकते, 200 के अंदर, 150 200 के अंदर ही आना पड़ेगा OBC वाले को, क्योंकि काफ़ी कट ऑफ होने वाला है, काफ़ी कंपटीशन हाई है, कोई भी सीट नहीं छोड़ना चाहेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी सीट नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, लगभग पढ़ाई फ्री में हो जानी है आपकी, और आपकी डिग्री भी मिल जाएगी, इसीलिए कोई सीट नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर तो चांस ही नहीं ज़्यादा कि इधर उधर हो सकता है। तो OBC वाला भी यदि 200 रैंक तक आ गया तो उसको मिल सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यदि SC वाले की बात करें तो SC वाले को फ्रेंड कम से कम नहीं तो 350 तक आना पड़ेगा। इस चीज़ को याद रखिए। कम से कम की बात कर रहा हूँ, याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ 350 का। इसके आगे पीछे भी आप हो सकते हैं थोड़ा बहुत, वो डिपेंड करता है कि आप कटअप किस तरीके का मतलब वो मेरिट लिस्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन 350 के भीतर आपको आना पड़ेगा SC वालों को, तभी होगा। इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, यदि हम लोग ST की बात करें फ्रेंड, तो आपको ST वालों को भी कम से कम 500 रैंक के भीतर ही रहना है, तभी आपको चांस है कि मिल सके। ठीक है, अदरवाइज अभी डिपेंड करेगा कि भी PH वाले कितने हो रहे हैं, फिर फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन वाले कितने हो रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा कि कितना सीट आगे पीछे हो रहा है। इस चीज़ का जो स्पेशल कैटेगरी वालों को भी डायरेक्ट मिल जाएगा, चाहे जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, तीनों को। तो यहाँ पर जो ST वाले हैं उनको 500 रैंक तक लाना पड़ेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। और फ्रेंड इसमें ये भी कुछ होगा, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि बहुत सारे लोग का, जैसे कि जब अलॉटमेंट लेटर आएगा अभी बीएड का, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जब अलॉटमेंट लेटर बीएड का आएगा तो यहाँ पर फ्रेंड जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे अध्ययन केंद्र में, तो किसी का कोई उपस्थित ना हो पाया, ठीक है, किसी कारण से सिलेक्शन तो हो गया है, कॉलेज बेलॉट हो गया है, लेकिन उसमें यदि उपस्थित नहीं हो पाया, या फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ इशू हो गया, अनुभव प्रमाण पत्र या फिर कोई भी प्रमाण पत्र उसके गलत हो गए, तो उसका सिलेक्शन रुक सकता है। फीस जमा नहीं किया तो रुक सकता है। तो 10 15 20 तो ऐसे होंगे, 10 15 20 तो ऐसे होंगे जिनका इस टाइप के इशू आएगा ही आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इससे भी कुछ सीटें आगे पीछे हो सकती है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कुछ सीट का फायदा हो सकता है और कोटा को, तो इसीलिए मैं बोलते रहता हूँ कि सपोज ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है। ठीक, और कुछ का फ्रेंड जो पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय में जो यहाँ पर एग्ज़ाम दिए हैं, यहाँ भी सिलेक्शन हो जाएगा। और किन्हीं का CG व्यापम के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, ठीक है, बीएड के लिए, जो कि SCRT के तहत काउंसलिंग होगा, तो वहाँ भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा वगैरह से छोड़ के यहाँ भी बहुत सारे लोग एडमिशन करवाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, गवर्नमेंट मिल जाएगा तो कुछ सीटें आगे पीछे और भी हो सकती है। यही चीज़ें मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने पूरी लिस्ट बता दी कि SC ST OBC वाले को कितना लाना पड़ेगा। ST वाले को कम से कम 500 450 के भीतर ही आना पड़ेगा, ST वालों को भी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत कम चांस है कि बहुत ज़्यादा आपको मिल जाए। ठीक है, लेकिन यही है कि आपको
450 के भीतर एसटी वालों को भी आना पड़ेगा, ओबीसी को 200 तक आना पड़ेगा और 200 के अंदर ही रहना पड़ेगा, बाहर तो नहीं जा सकते आप। एससी को भी यहाँ पर 350 के अंदर ही रहना पड़ेगा, तभी मिलेगा एससी वालों को भी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड की अब बात करते हैं कि फ्रेंड कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो सीजी व्यापम का जो बीएड के रिगार्डिंग भी मैं कटअप अभी बताने वाला हूँ फ्रेंड, रैंक वाइज कि कितने पे मिल सकता है आपको, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर फिर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ बता देता हूँ कि क्या क्या आपको दस्तावेज लग सकते हैं बीएड के रिगार्डिंग, ठीक है, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाए PSSOU की रिगार्डिंग्स। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड जब आप पंडित सुंदरलाल शर्मा का जब फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा का फॉर्म भरे होंगे तो पूरा का पूरा आपका एक पीडीएफ डाउनलोड हुआ होगा, ठीक है, तो वो पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, फॉर्म का पीडीएफ, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, फॉर्म का पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो एडमिट कार्ड है फ्रेंड, याद रखिएगा वो आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, जिसपे कि नेविगेटर वगैरह का साइन होगा। थर्ड डॉक्यूमेंट होगा फ्रेंड आपके पास, जब अभी आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, एक पीडीएफ इस तरीके का जो अभी यहाँ पर देख रहे हो आप, उसके पेज को आपको प्रिंट करा के रखना पड़ेगा। जो अलॉटमेंट लेटर आएगा, यदि अलॉटमेंट लेटर यूजर आईडी पे दे दिया जाता है तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। यदि पेज को वो बोलेंगे तो पेज को आपको एक पेज को जिसमें आपका नाम वगैरह होगा उसको प्रिंट आउट करा कर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है यहाँ पर टेंथ का मार्कशीट होना चाहिए। पांचवा डॉक्यूमेंट है आपके पास 12th का मार्कशीट होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिफ्थ डॉक्यूमेंट है फ्रेंड आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन जो यूजी कोर्स है उसका जो रिजल्ट वगैरह है वो होना चाहिए। सिक्स डॉक्यूमेंट है आपके पास पीजी का कोई डिग्री वगैरह है तो उसका भी यहाँ पर रिजल्ट होना चाहिए। आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि गैप वगैरह किया है तो। इसके बाद फ्रेंड आपके पास सीसी होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ पर फ्रेंड ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड आपके पास कैटेगरी के अंदर हम लोग बात कर ले तो आपके पास SC ST OBC कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आप कास्ट से बिलोंग करते हो तो, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और यदि आप स्पेशल कास्ट सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हो, स्पेशल वर्क से आप संवर्ग से आप यदि बिलोंग करते हो, जैसे कि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, फ्रीडम फाइटर हो, एक्स सर्विसमैन हो, या फिर आप यहाँ पर माइनॉरिटी ग्रुप से हो फ्रेंड, तो यहाँ पर आप यदि इस सर्टिफिकेट लगा के यदि आपने फॉर्म सबमिट किया हुआ है तो आपको ये भी सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जितने डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ सभी ओरिजिनल होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए फ्रेंड, इस चीज़ को याद रखिएगा। और फ्रेंड आपके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है, आपके पास बैंक पासबुक होना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड को मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि स्कॉलरशिप को भी आपको बेनिफिट मिलेगा। जो और भी वीडियोस देख रहे हैं जिनको प्राइवेट कॉलेज यदि यहाँ पर मिले, यदि सीजी व्यापम के थ्रू, ठीक है, यदि आपका रैंक अच्छा नहीं आया तो प्राइवेट कॉलेज यदि मिला तो आपको स्कॉलरशिप भी पूरा रिटर्न हो। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आधार कार्ड को फ्रेंड आप क्या करेंगे, आधार कार्ड को पूरी तरीके से अपडेट करवा लीजिए, जिसमें आपका फोटो वगैरह अपडेट होना चाहिए। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जरूर रजिस्टर करवाइएगा, ईमेल आईडी, साथ ही साथ आधार कार्ड में आपका नाम, आपके फादर का नाम, जेंडर, ठीक है, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस वगैरह पूरा अपडेट करवा लीजिए फ्रेंड। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए भी काम आएगा, काउंसलिंग के लिए भी काम आएगा, ठीक है। तो आधार कार्ड को आप टोटल अपडेट करवाइए अपने 10th-12th के मार्क्सशीट के हिसाब से, और 10th-12th के हिसाब से ही फ्रेंड आपका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र में आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ सब कुछ वहाँ पर मेंशन होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र पर भी। और यहाँ पर फ्रेंड आधार कार्ड के बेसिस पे ही आप अपने बैंक, जो आपका बैंक पासबुक यदि ओपन करवा लिया है तो ठीक बात है, यदि ओपन नहीं करवाया है तो अपने आधार कार्ड के बेसिस पे ही अपना अकाउंट जो है ओपन करवाइए और बैंक पासबुक जरूर लीजिएगा। बैंक पासबुक में आपका फोटो लेटेस्ट होना चाहिए और आप पासपोर्ट साइज फोटो भी कम से कम 4-5 खिंचवा कर रख लें। बैंक में आपका पासपोर्ट साइज फोटो ऐड होना चाहिए बैंक पासबुक में, बैंक का सील साइन होना चाहिए, बैंक का पूरी डिटेल आपको पासबुक में दिखना चाहिए, जैसे कि कौन सा बैंक है, अकाउंट नंबर कौन सा है, कौन सा बैंक का अकाउंट का टाइप है, ठीक है, फिर आपका एड्रेस वहाँ मेंशन होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर वगैरह, ठीक है, IFSC कोड, CIF नंबर सब कुछ वहाँ पर दिखना चाहिए फ्रेंड। बैंक में आप अपना मोबाइल नंबर जरूर रजिस्टर करवा लीजिएगा, तो ये फ्रेंड स्कॉलरशिप में भी काम आएगा और काउंसलिंग में तो आपका काम आने वाला है और पूरी चीज़ें। तो स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग अलग तरीके का वीडियोज़ बनाऊँगा फ्रेंड, आप हमारे चैनल के साथ जरूर बन के रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।